पापा, हमारी मैडम ने हमें एक निबंध लिखने को दिया है। अच्छा बेटा, किस टॉपिक पे लिखना है तुम्हें निबंध? पापा, हमें निबंध लिखना है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता। अच्छा बेटा, तो क्या लिखा तुमने इस निबंध में? कैसी योजनाएं बनाई हैं तुमने? अपने देश की जनता का विकास कैसे करोगे प्रधानमंत्री बन के? अरे पापा, योजना क्या बनाना, मैं तो अपने मंत्रियों को आदेश दूंगा कि हर व्यक्ति की जो इच्छा है पूरी कर दी जाए। सब लोग कितने खुश हो जाएंगे, सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हम इतना विकास जो कर जाएंगे। ठीक कहा ना पापा मैंने? हाँ, सही कहा, लेकिन बेटा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्यों पापा, क्यों नहीं होगा ऐसा? हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ बैठकर खूब बातें किया करते थे। हम ये भी सोचते थे कि हम अपने भविष्य के लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे, हम अपना अपना विकास कैसे करेंगे। मैं चाहता था कि मैं पढ़ लिख जाऊं और मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ताकि मेरा हमेशा एक सपना था कि मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूं और मैं ये चाहता था कि मेरा वो सपना साकार हो जाए। महेश चाहता था कि उसके पिता की जो ज़मीन ज़मींदार के पास गिरवी पड़ी है वो उसे छुड़ा ले, और वो ये चाहता था कि भविष्य में उसके पास उसका अपना ट्रैक्टर हो। और मेरा दोस्त आदित्य चाहता था कि वो विदेश में जाके पढ़ाई करे और वहीं सेटल हो जाए। वो एक चमचमाती हुई लाल कार खरीदना चाहता था। हाँ पापा, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आप सबके लक्ष्य, आप सबके सपने पूरा कर देता, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप सब लोग कितना खुश हो जाते। हाँ बेटा, तुम हमारे सपने तो पूरे कर सकते हो, लेकिन बेटा ज़रूरी नहीं है कि सबके लक्ष्य और सबके सपने पूरे हो पाएँ। कभी कभी लोगों के लक्ष्य और सपने आपस में टकराते भी हैं। अच्छा, वो कैसे पापा? सुनो बेटा, आगे की कहानी सुनो। महेश के पिता का लक्ष्य था कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो, जिसे वो अच्छी कीमत पे बेच पाएँ, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा ठीक से चला सकें और महेश को भी पढ़ा सकें। आदित्य के पिता चाहते थे कि उन्हें फसल यानी कि कच्चा माल फैक्ट्री में लगाने के लिए सस्ते दामों पर मिल जाए, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। अब बताओ कि तुम इन दोनों में से किसके पिता का लक्ष्य पूरा करते, किसका सपना पूरा करते? क्योंकि दोनों के लक्ष्य तो आपस में टकरा रहे थे। हाँ पापा, ये बात तो मैंने सोची नहीं। अरे बेटा, एक बार तो गांव के छोटे किसानों और फैक्ट्री मालिकों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ। क्यों पापा, ऐसा क्यों हुआ? वही, उनके अपने विकास के लक्ष्य में अंतर होने की वजह से। आदित्य के पापा चाहते थे कि नदी पर बांध बन जाए, जिससे उन्हें उद्योग में लगाने के लिए अच्छी बिजली मिल सके। लेकिन गांव के छोटे किसान, जिसमें महेश के पापा भी शामिल थे, चाहते थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि बांध बनने से उनकी ज़मीनें पानी में डूब सकती थी ना। फिर क्या हुआ पापा? अरे बेटा, इस वजह से तो दोनों वर्गों के बीच में खूब संघर्ष हुआ। हाँ पापा, मैंने भी टीवी पे एक ऐसी न्यूज़ देखी थी जिसमें नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने पर स्थानीय लोग खूब धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ बेटा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों वर्गों के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ था। अच्छा, तो पापा अब मुझे समझ में आया कि दो लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है, बेटा मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे एक बड़े शहर में अच्छी सी नौकरी मिले, जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। हाँ पापा, आपने बताया तो अभी। हाँ, पता है, एक बार ऐसा अवसर आया भी था। मैंने बहुत सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने वो नौकरी ठुकरा दी, नहीं की वो नौकरी। क्यों पापा, वो तो आपका सपना था ना, लेकिन आपने क्यों नहीं की? बेटा, उस नौकरी में मुझे आय तो अच्छी मिल रही थी, लेकिन अगर मैं वो नौकरी कर लेता तो मुझे तुम सबसे दूर जाके शहर में रहना पड़ता।
और मैं अपने परिवार से दूर हो जाता। इस वजह से मेरे परिवार की स्वतंत्रता और सुरक्षा में भी तो कमी आ जाती। अरे बेटा, तुम तो अभी भी कहते हो पापा ओवर टाइम मत करना, जल्दी घर आ जाना, साथ में खेलेंगे। हाँ पापा, आप बात तो ठीक कह रहे हैं। और बेटा एक बात बताऊं, जब हमारे दोनों दोस्तों के परिवार वालों के बीच में विवाद था ना, और अमीरी गरीबी की दीवार आके खड़ी हो गई थी, तब भी महेश और आदित्य की दोस्ती नहीं टूटी। दोनों के परिवार वालों ने दोनों के मिलने पे भी रोक लगा दी थी, पर दोनों चुपके चुपके मेरे घर आते थे और खूब गप्पे लड़ाते थे। तुम भी तो अपने दोस्तों को मिस कर रहे हो ना? हाँ पापा, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं कितना भी मोबाइल से खेल लूँ, कितना भी टीवी खेल देख लूँ, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आता जो दोस्तों के साथ खेलने में आता था। हाँ बेटा, क्योंकि पैसा ज़रूरी होता है, अच्छी आय ज़रूरी होती है, उससे हम भौतिक सुविधाएं तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर जीवन जीने के लिए अभौतिक वस्तुएं भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और इन्हें मापा नहीं जा सकता। अच्छा पापा, यानी कि विकास के आय के अलावा और भी लक्ष्य होते हैं। हाँ बेटा। अच्छा पापा, आपकी तो नौकरी लग गई, महेश अंकल गांव में हैं, और आदित्य अंकल वो कहाँ हैं? बेटा, आदित्य लंदन पढ़ने चला गया था और वहीं पे उसकी नौकरी लग गई। आदित्य तो हमेशा ही लंदन जैसे विकसित देश में रहना चाहता था। पापा, लंदन विकसित देश है और हमारा देश विकासशील, ये कैसे? इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा विकासशील? अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें स्कूल में ग्रेड मिलते हैं ना, ABC मिलते हैं ना? हाँ पापा। तो ये बहुत सारी चीज़ों को देख कर दिए जाते हैं ना, जैसे पढ़ाई में, खेल कूद में, साफ सफाई में, प्रतियोगिताओं के आधार पे। अब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा में होता है तो उसे पढ़ाई में ए मिलता है, तो कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा होता है तो उसे खेल कूद में ए मिलता है। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बच्चा हर क्षेत्र में अच्छा हो। हाँ पापा। तो लेकिन मैडम, एक टोटल ग्रेड कैसे देती हैं? पापा, सारे ग्रेड गिनने के बाद उसमें से ही निकालती हैं कि औसत ग्रेड क्या निकला। हाँ बेटा, इसी तरीके से विभिन्न तथ्यों की तुलना करके सरकार देश ये देखते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकसित नहीं है। तो पापा, इस तुलना में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? बेटा, आय से देखा जाता है कि कौन सा देश कितना विकसित है। देश की आय वहाँ के निवासियों की आय पर निर्भर करती है, लेकिन विभिन्न देशों की जनसंख्या तो अलग अलग होती है, इसलिए एक औसत आय की गणना की जाती है। औसत आय, ये औसत आय कैसे निकाली जाती है पापा? बेटा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर ये औसत आय निकाली जाती है। इसी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी 2017 में। उसने कुछ मानक तय किए थे। उसके अनुसार जिस देश की आय अमेरिकी डॉलर 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उसे निम्न आय वाला देश कहते हैं। अच्छा पापा, तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बेटा, हमारा देश इसके मध्य में है। 2017 में हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 1,820 अमेरिकी डॉलर थी, यानी कि ना तो हम समृद्ध देश में हैं, ना ही हम निम्न आय वाले देश में हैं। अच्छा पापा, तो क्या इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय 1,820 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है? नहीं बेटा, ये औसत आय भी असमानताओं को छुपा देती है। ये देश की कुल आय की गणना के हिसाब से निकाली जाती है ना, तो किसी व्यक्ति की ज़्यादा भी तनख्वाह होती है, किसी की ज़्यादा भी आय होती है और किसी की कम भी होती है। कोई व्यक्ति गरीब भी होता है और कोई व्यक्ति अमीर भी होता है, लेकिन औसत आय में
सब बराबर ही दिखते हैं। इसीलिए बेटा, आय को एक संपूर्ण मापक नहीं माना जा सकता। आय के अलावा अन्य मापदंड भी हैं जिससे देशों के विकास का पता चलता है। अच्छा, और वो क्या है पापा? होती हैं बेटा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात। क्या पापा, ये सब क्या है? बेटा, शिशु मृत्यु दर यानी कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। और पापा, साक्षरता दर? बेटा, साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात बताती है। और पापा, लास्ट में आपने बोला निवल उपस्थिति अनुपात, ये क्या है? यह है अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत को दर्शाता है। अच्छा बच्चे, एक बात सुनो, हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के लोगों की है, उसके बाद केरल की, और उसके बाद सबसे ज़्यादा कम बिहार की है। अच्छा पापा? हाँ बेटा, लेकिन वहीं अगर हम शिशु मृत्यु दर में देखें तो केरल में 1000 जीवित जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। हरियाणा में यह अनुपात तो 36 है। केरल की तुलना में ये 2 गुना ज़्यादा है। अब ये बताओ, हरियाणा की आय भले ही ज़्यादा है, लेकिन केरल ज़्यादा संपन्न हुआ ना? क्योंकि सोचो, जिन माता पिता के प्यारे प्यारे बच्चे 1 वर्ष होने से पूर्व ही मर जाते हैं तो उन्हें कितना दुख महसूस होता होगा। जब तुम बीमार पड़ते हो तो मम्मी खाना पीना भी भूल जाती हैं और पूरा दिन तुम्हारी सेवा में ही लगी रहती हैं। हाँ पापा, ये बात भी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तरीके से बेटा, बिहार के तो आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं जा रहे होते हैं। यानी कि अगर आप बिहार में पढ़ रहे होते तो तुम्हारे आधे दोस्त कक्षा 8 के बाद तुमको मिलते ही नहीं। पापा, फिर तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। हाँ बेटा, तभी तो मैंने तुम्हें बताया कि आय असमानताओं को छुपा देती है। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। बेटा, इसके अलावा कुछ सार्वजनिक सुविधाएं भी होती हैं जो सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जैसे कि पापा? जैसे कि बेटा, प्रदूषण मुक्त वातावरण। अब तुमने देखा ना कि दिल्ली के लोगों की आय तो कितनी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे कभी कभी इतना प्रदूषण बढ़ जाता है कि लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए विशेष तौर से पार्कों में जाना पड़ता है, और कभी कभी तो प्रदूषण की वजह से स्कूलों को भी बंद करना पड़ जाता है। हाँ पापा, ये तो मैंने न्यूज़ में देखा था। हाँ बेटा, वही तो। इसी तरीके से हम बिना मिलावट की दवाएं ये पुख्ता तो नहीं कर सकते ना कि जो पैसे दे के खरीद रहे हैं वो बिना मिलावट की दवाएं ही हैं। हाँ पापा, ये बात भी ठीक है। इसी तरीके से बेटा, हम संक्रामक बीमारियों से जो पूरे समुदाय में फैल रही होती हैं, सिर्फ अगर हम पे पैसा है तो हम नहीं बच सकते। तो पापा, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाया जाए। मतलब कि क्या मतलब पापा? मतलब कि ये कि सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। याद है जब महेश अंकल की बेटी को निमोनिया हुआ था और गांव में उसका इलाज नहीं था, तो वो उसको यहाँ शहर में लेके आए थे क्योंकि शहर में बेहतर हॉस्पिटल है। लेकिन हमें इन सुविधाओं को हर जगह मुहैया कराना चाहिए, तो सरकार का ये दायित्व बनता है। बेटा, पता है केरल में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? क्यों पापा? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। साक्षरता दर भी देश के विकास में बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा निभाती है। अच्छा सोचो कि अगर आपके गांव में या हमारे शहर में
तुम्हारे अलावा कोई और पढ़ने में रुचि रखता ही नहीं तो क्या तुम पढ़ पाओगे? क्या तुम्हारे अकेले के लिए स्कूल खोला जाता? नहीं पापा, इसीलिए तो सरकारें स्कूल खोलती हैं और सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तभी तो सरकार शिक्षा पे, साक्षरता पे इतना जोर देती है। इसीलिए तो स्कूल चलो अभियान जैसे अभियान चलाए जाते हैं। फिर भी बेटा, बहुत सी लड़कियां जो उच्च विद्यालय की शिक्षा लेना चाहती हैं लेकिन समाज की वजह से ले नहीं पाती, क्योंकि वो बाहर जाके पढ़ नहीं सकती ना। और गांव में हर जगह लड़कियों के पढ़ने के लिए स्कूल होते नहीं हैं। अच्छा पापा, तो क्या कोई और भी ज़रूरी चीज़ होती है जो विकास को प्रभावित करती है? हाँ बेटा, वो है उचित पोषण। उचित पोषण मतलब कि ये कि हमारे देश के सभी लोगों को सही पोषण मिल पा रहा है या नहीं। तो पापा, ये कैसे नापा जाता है? बेटा, इसका एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं। इसकी गणना करना बहुत ही आसान है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। उसके बाद प्रत्येक बच्चे का भार जो है हम किलोग्राम में लेते हैं। फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई को नापा जाता है। ये ऊंचाई सेंटीमीटर में नापी जाती है। किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग देकर जो अंक प्राप्त होता है वही BMI कहलाता है। अच्छा पापा, तो अब समझ में आया कि हमारे स्कूल में भी इसी तरीके से एक बार मैडम ने हमारा वजन और लंबाई नापी थी। हाँ बेटा, इसे ही तो BMI कहते हैं। यदि एक विद्यार्थी का BMI 2SD है या फिर 2SD के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि वह 2SD से अधिक है तो वो न्यून भारित है, यानी कि उसे अभी और अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। ये तो बड़ी रोचक चीज़ है ना पापा। मैं भी आज अपना वज़न और लंबाई नाप के अपना BMI नापूंगा और देखूंगा कि मैं सही से पोषित हूँ या नहीं। है ना पापा? आप मुझे ठीक से खाना खिला रहे हैं या नहीं, मैं ये भी चेक करूँगा। अरे बेटा, हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग इससे बहुत ज़्यादा कम सुविधाओं में जीते हैं। इसीलिए तो बेटा, मानव विकास जो है वो केवल आय के अनुसार नहीं, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति को भी देखता है। बेटा, हम विकास को किसी भी रूप में परिभाषित कर लें, लेकिन एक सामान्य सी बात यह है कि विकास का स्तर चाहे ऊंचा हो या कम हो या अधिक हो, लेकिन विकास इस तरीके से होना चाहिए कि भावी पीढ़ी के लिए भी यह स्तर बना रहे। मतलब पापा, इस बात का क्या मतलब है? बेटा, इस बात का यह मतलब है कि किसी भी देश के विकास में संसाधनों का बहुत महत्व होता है। किसी भी देश के संसाधन ही तो उस देश के विकास की दिशा और दशा तय करते हैं। लेकिन अधिक विकास के लिए हमें इन संसाधनों का हद से ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। जैसे कि बेटा, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो नवीकरणीय होते हैं, यानी कि उन्हें फिर से नया बनाया जा सकता है। जैसे फसल, पौधे, है ना, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये कभी ख़त्म ना होने वाले संसाधन हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे संसाधन भी हैं जिनका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। जैसे कि पापा, वो क्या है? बेटा, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, ये एक निश्चित भंडार हैं और अगर एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा इन्हें बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूर्ण होती है। अरे हाँ पापा, दीदी ने भी तो मुझे इससे संबंधित कई बातें बताई थी। हाँ बेटा, अगर हम कच्चे तेल का इस्तेमाल जिस दर से कर रहे हैं करते रहे तो यह भंडार जो हमारे पास कच्चे तेल का है 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। और हमारा देश, जिसके पास तो कच्चा तेल है ही नहीं, वो तो दूसरे देशों पर निर्भर है ना।
इसकी वजह से ही तो तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं। अच्छा पापा, तभी आए दिन आता रहता है कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए। हाँ बेटा, इसीलिए तो हम कहते हैं कि संसाधनों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तभी तो बेटा मैं तुम्हें टोकता रहता हूँ कि फालतू अपनी दीदी के साथ सैर सपाटे में पेट्रोल बर्बाद मत करो और लाइट को भी कम चलाओ। लेकिन पापा, अभी आपने बताया ना कि जल जल तो नवीकरणीय संसाधन है, तो लेकिन आप हमें पानी खत्म करने से भी टोकते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ज़्यादातर जल तो महासागरों में है, जिसका प्रयोग मनुष्य के दैनिक जीवन में तो आ नहीं सकता। हम जिस जल का प्रयोग करते हैं वो है भूमिगत जल। पता है बेटा, 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से भी अधिक गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 7% भाग इस साधन का 7% भाग सूखे की समस्या से ग्रसित होगा। अच्छा पापा, तो अब मुझे समझ में आया क्यों आप मुझे पानी बर्बाद करने से रोकते हो। हाँ बेटा, पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। ये विषय अब देशगत नहीं रह गया, किसी एक देश से जुड़ा हुआ नहीं रह गया, यह हम सबके परस्पर भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो बेटा विश्व में वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ताकि वो एक ऐसा विकास कर सके जिससे आगे आने वाली पीढ़ी का भी विकास हो सके। बेटा, एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी कि एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ था। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया। लोगों का जी मिचलाना शुरू हो गया, उनकी चमड़ी पर दाने निकलने शुरू हो गए, लोग बेहोश होना शुरू हो गए और उन्हें दस्त भी लगने लग गए। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए और 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। इस कंपनी ने पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को अपने इस कूड़े को निपटाने का काम दिया था। और उसने इस काम को किस प्रकार किया, तुम बताओ। हाँ पापा, ये तो बहुत गलत बात हुई। हाँ बेटा, इसीलिए तो विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास होता रहे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही ना कि विकास के लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न भिन्न होते हैं। तभी तो बेटा सरकारें समय समय पर सर्वेक्षण कराती रहती हैं। हाँ पापा, अब मुझे आपकी बात पूरे अच्छे से समझ में आ गई। अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैडम ने हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर निबंध लिखने के लिए क्यों दिया था। और अब पापा, मैं इस विषय पर निबंध खूब अच्छे से सोच समझ के लिखूंगा और अपनी उसके बाद ही नीतियों का निर्धारण करूंगा। हाँ बेटा, इसके लिए तुम अपने परिवार के लोगों से बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो और जान सकते हो कि वो क्या चाहते हैं। फिर देखना, तुम्हें पता चलेगा कि लोगों की आकांक्षाएं और उनके लक्ष्य में कितनी भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद तुम इनका तुलनात्मक अध्ययन करना और उसके बाद फिर तुम लिखना कि अगर तुम भारत के प्रधानमंत्री बनोगे तो फिर देश का विकास कैसे करोगे। जी पापा, आपने मुझे बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझा दी हैं। अब मैं इनका ध्यान रखूँगा। हाँ बेटा, हमें इन बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पता है बेटा, हमारा देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन फिर भी पता है
हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में हमसे आगे है। तो क्या पापा हम बहुत पीछे हैं? नहीं बेटा, हम बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, जो हमसे बहुत कम हैं। ये देश हमसे हर मायने में पीछे हैं। हाँ पापा, आपने मुझे जो समझाया वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं हर बात का ध्यान रखूँगा अपना निबंध लिखते समय। एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और वो क्या है बेटा? कि वो ये है पापा कि देश का विकास चाहे धीमी गति से हो या तेज गति से हो, विकास इस तरीके से होना चाहिए कि समाज के हर तबके का विकास हो सके। अरे वाह बेटा, तुमने तो बड़ी जल्दी ये बात समझ ली। हाँ पापा, और एक बात और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, वो ये कि सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं रखता, और भी बहुत सारे मानक हैं जो देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वाह बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अब जाओ, जाके अपना निबंध लिखो। हाँ पापा, मैं अब जाता हूँ और अपना निबंध लिखता हूँ। प्रस्तुति तृप्ति मोहर, सहायक अध्यापिका, सामाजिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, किला रामपुर से। ये विषय था सामाजिक विज्ञान की आर्थिक विकास की समझ, यानी कि अर्थशास्त्र की पुस्तक के अध्याय 1 विकास पर। धन्यवाद।